हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कई बार यहाँ से बन जाते हैं। एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक एंड कॉपर इन HCl, डाइल्यूट HCl। आइए देखते हैं। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि ई नोट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाला जा सकता है अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो। यानी अगर हाफ सेल्स का सेल पोटेंशियल पता हो तो पूरे सेल का सेल पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। कैसे? ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके, यानी ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट करके। राइट क्या था? जिसका रिडक्शन हो रहा था। लेफ्ट पे कौन था? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। सो पहले अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो तभी तो मैं सेल पोटेंशियल निकालूंगा। तो आज टॉपिक यही है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला कैसे जाता है। एनसीईआरटी में पूरा एक टेबल गिवन आप देखेंगे, उसमें सबकी ई नोट वैल्यू लिखी हुई है। ई नोट वैल्यू आई कहां से, वो आज पढ़ेंगे। देखिए, द हाफ सेल हुज पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड, राइट हैंड साइड, एंड शी इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मैंने कहा जो हाफ सेल आप ले रहे हैं, जिसकी पोटेंशियल आपको निकालनी है, उसे आप रखोगे राइट हैंड साइड पे, और जो शी है उसे आप रखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा सी क्या है? तो सी है यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड माना गया। स्टैंडर्ड जो है, एक हम स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, वो यहाँ पे स्टैंडर्ड है हमारा सी यहाँ हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। तो देखिए क्या है सी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज सी, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखिए, नीचे सोल्यूशन लिया जाता है एसिड का जो H+ देता हो। कोई सा भी एसिड ले लो, HCl ले सकते हो आप, H+ देना होना चाहिए उसे। तो 1 मोलर उसकी कंसेंट्रेशन है। 1 मोलर मतलब नीचे H+ है। और एक ग्लास रोड है। इस ग्लास रोड के अंदर एक प्लेटिनम वायर सील्ड है पूरा। ये प्लेटिनम वायर इसके अंदर है, और इस ग्लास रोड के अंदर गैस भरी हुई है हाइड्रोजन 1 बार प्रेशर पे। यहाँ पे हमने इसे पैक किया हुआ है, ये पूरा पैक कर रखा है। यहाँ से गैस अगर निकल जाती है बाई चांस, दोबारा भर लेते हैं अंदर। ये नीचे प्लेटिनम प्लेट है, ताकि H+ के कांटेक्ट में अच्छे से प्लेटिनम आ सके, इसलिए प्लेटिनम की चौड़ी सी प्लेट लगाई है। इट इज फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड इन अ प्लेटिनम फॉइल। तो मतलब प्लेटिनम कोटेड हमारी ये प्लेटिनम फॉइल रहता है। ठीक है। ताकि कंडक्टिविटी, पतला तार होगा तो उसके कांटेक्ट में H+ कम आ पाएंगे, मोटी प्लेट रहेगी तो H+ ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे, इसीलिए हमने लिया ये। ऊपर ये प्लेटिनम वायर लगाई है। प्लेटिनम नॉन रिएक्टिव है, एसिड से प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करता, इसलिए प्लेटिनम लिया है। कोई और मेटल हमने इसलिए नहीं लिया यहाँ पे। तो एक ग्लास रोड थी, एक ग्लास ट्यूब है, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन भरा 1 बार प्रेशर पे, नीचे प्लेटिनम है, अंदर प्लेटिनम वायर गया हुआ है, यानी H2 जो है वो इस वायर के कांटेक्ट में है। ठीक है। नीचे सॉल्यूशन में H+ है। तो देखिए होता क्या है, ये जो H+ है, इसे इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए, यानी ऊपर से अगर इस वायर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नीचे जाएगा। देखो यहाँ पे H2 के पास ऑलरेडी स्टेबल है, उसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। H2 क्या है हमारा? H2 है ये। देखिए आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास स्टेबल है। S2 डू नॉट रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो जब ऊपर से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाय चांस अगर ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन आएगा। इस प्लेट के कॉन्टेक्ट में H+ है, तो H+ को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। एक H+ एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2 बन जाएगा। पूरा बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2H+ विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम H2, तो H2 गैस यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। तो एक खास बात यह है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। इलेक्ट्रॉन लेता कैसे है, कैसे लेता है? इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू कहाँ आएंगे? नीचे जाके कहाँ जाएंगे? सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या था? H+, H2 बन जाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस केस में क्या होगा? H+ तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। ये जो H2 है अंदर, ये जो वायर के कॉन्टेक्ट में H2 आ रहा है, यू कैन सी, ये देखिए जो वायर के कॉन्टेक्ट में H2 आ रहा है, ये H2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है वायर को, और वायर से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? बाहर। ये H2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? H+ में। यानी मेरे कहने का मतलब है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक वो सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके अंदर यहाँ पे जो H+ मौजूद है ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो अंदर जो यहाँ पे बीच में H2 मौजूद है ये H+ में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन दे देगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसकी जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ली गई है, होती नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सुन लो, होती नहीं है, ली गई है। वो ली गई है 0,
यानी ना तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है ना इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, ऐसा कहा जाता है। ना तो पोटेंशियल मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन देने में प्रेशर लगाएगा ना इलेक्ट्रॉन लेने में प्रेशर लगाएगा। जीरो लिया गया है, जीरो नहीं होता है, मैं बता रहा हूं, लिया गया है, स्टैंडर्ड मान लिया गया है ऐसे। तो आइए देखते हैं फिर क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। उससे पहले आप जान लीजिए कि इस सेल को इतना बनाने के बजाय मैं आयनिक फॉर्म में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सॉरी आयनिक मतलब इक्वेशन फॉर्म में। देखिए मैं लिख सकता हूँ प्लेटिनम सॉलिड था, ये रहा प्लेटिनम सॉलिड, फिर मैंने एक वर्टिकल लाइन ली, फिर दूसरा कंपोनेंट क्या था इसके अंदर, H2 था, ये रहा H2, 1 बार प्रेशर पे मैंने गैस भरी हुई थी, ये रही गैस 1 बार प्रेशर पे, फिर वर्टिकल लाइन, फिर कंपोनेंट था हमारे पास H+, यानी एक्वस 1 मोलर, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन में H+ था। तो इस पूरी सेल को मैं इस इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इट कन्वीनियंट, आसान हो जाता है हमारे लिए रिप्रेजेंट करना, इसलिए इक्वेशन बनाई गई है। तो देखो हमारे पास 3 कंपोनेंट थे, प्लेटिनम सॉलिड था इसके अंदर, सी के अंदर, H2 था 1 बार प्रेशर पे, और H+ था एक्वस 1 मोलर, वो मैंने यहाँ इक्वेशन की फॉर्म में ले लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ एक्वस 1 मोलर वर्टिकल लाइन कॉपर सॉलिड। इसने कहा जो हाफ सेल है हमारे पास वो कौन सी है, कॉपर की है, तो उसकी पोटेंशियल निकालिए आप, उसकी E0 वैल्यू निकालिए। तो मैंने क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ एक्वस 1 मोलर वर्टिकल लाइन कॉपर, इसकी पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं क्या करना होगा। हमें दिस गिवन सेल, ये कॉपर सेल जो है, मस्ट बी प्लेस्ड एट द राइट साइड ऑफ द सी के राइट साइड में से आप लगाओगे हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी बैटरी इस चैप्टर में ली जाएगी टेम्परेचर 298 लिया जाएगा, अंडरस्टूड है, हमेशा टेम्परेचर चेंज नहीं किया जाएगा, सुन लेना। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ बीच में लगा दिया वोल्ट मीटर, यहाँ मैंने लगा दिया सी लेफ्ट में, राइट में कनेक्ट कर दिया, कॉपर इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, Cu2+ जो कोई सोल्यूशन दे रहा था, यानी 1 मोलर कॉपर 2+ हमारे पास आ गया। नीचे हम कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिखाना क्या है, कॉपर, क्योंकि कॉपर ही तो कॉपर 2+ में जाएगा। तो जिस स्पीसीज में रिएक्शन हो रही है खाली वही स्पीसीज हम दिखाते हैं, पर खाली कॉपर 2+ नहीं लिया गया होगा, इस अंडरस्टूड है। यहाँ पे SO4 2- सल्फेट भी रहा होगा, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेन हमें कॉपर से मतलब था, रिएक्शन कॉपर के बीच में, कॉपर 2+ के बीच में ही है। तो देखिए हमने क्या करा, इसी सेल को ऐसे लिखने के बजाय मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिया। यहाँ मैंने प्लेटिनम सॉलिड, हाइड्रोजन गैस 1 बार और H+ लिया 1 मोलर मैंने। यहाँ मैंने कॉपर 2+ एक्वस 1 मोलर कॉपर। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, E0 सेल कैसे निकलते हैं, E राइट माइनस E लेफ्ट। जैसे आप इस पूरी सेल को कंप्लीट करोगे, कॉपर सेल को जोड़ोगे सी के साथ, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी 0.34, ये आपकी रीडिंग आ जाएगी वोल्ट मीटर में, आप देख लोगे एक्सपेरिमेंटली रीडिंग आ जाएगी अपने आप ही, क्योंकि सेल कंप्लीट हो चुकी है, लेफ्ट राइट को मिला के पूरा सेल बन गया है, तो रीडिंग आएगी यहाँ पे। तो E0 सेल में आप क्या पुट कर दोगे 0.34। फॉर्मूला क्या था, E राइट माइनस E लेफ्ट, राइट पे क्या था कॉपर, तो आप कर दोगे E0 कॉपर 2+ फॉरवर्ड / कॉपर माइनस E0 H+ से H2, और H+ से H2 की वैल्यू क्या थी मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 ली गई है, तो आप यहाँ क्या पुट कर दोगे 0, सभी सेल के लिए 0 ली गई है, ठीक है ना, सबके लिए सेम हो जाता है, तो 0 लिया गया है, तो E0 ऑफ कॉपर निकल के आ जाएगा 0.34 वोल्ट। तो आप टेबल में देख सकते हैं जो पोटेंशियल है इसकी वो है 0.34 वोल्ट, वो है 0.34 वोल्ट, तो 0.34 वोल्ट इसका रहता है, आप इसे देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप नोटिस करना, यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं, देखो इस सेल में बबल बन रहे हैं सी में, और यहाँ इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया था देखो यहाँ कोई बबल्स नहीं बन रहे थे। तो आइए बताता हूँ उसका मतलब क्या है। एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो इन बबल्स का होने का और ना होने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखो बबल्स नहीं थे जब कॉपर मैंने जोड़ा था राइट हैंड साइड पे, लेकिन जब मैंने यहाँ पे जिंक को कनेक्ट किया, अब क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2+ है जिंक। तो मैंने क्या करा, वही काम किया, सी को कर दिया लेफ्ट में कनेक्ट, राइट में मैंने कनेक्ट कर दिया जिंक को। अब जो पोटेंशियल आई वो कितनी आई, 0.76 वोल्ट, फॉर्मूला वही रहता है। यहाँ प्लेटिनम की इक्वेशन लिख दी मैंने, इसकी सिल्वर उसकी सी की, और यहाँ जिंक वाली इक्वेशन लिख दी। अब क्या करा, E0 सेल क्या है, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, E0 लेफ्ट यानी सी लेफ्ट में तो हमारा ये था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, उसकी पोटेंशियल क्या है 0। जिंक की कितनी हो गई, वोल्ट मीटर में कितनी आई 0.76 ली, तो 0.76 पुट कर दी, तो E0 वैल्यू जिंक की जो आई 0.76 वोल्ट आई। लेकिन जो आंसर विल भी होगा, आंसर होगा हमारा -0.76। तो आप कहोगे सर वोल्ट मीटर में तो हमेशा रीडिंग प्लस में ही आएगी, आपने यहाँ माइनस में कैसे ले लिया आपने। तो सुनिए, एक्सपेरिमेंट में अगर यहाँ सी में बबल्स उठ रहे हैं, ये बबल्स अगर उठने स्टार्ट हो जाए सी के अंदर, तो समझ जाना कि ये जो मेटल है जिंक चाहे सोडियम चाहे जो भी, वो H+ से ज्यादा रिएक्टिव है।
यानी वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, इट इज मोर रिएक्टिव। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, आपने 10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी भी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे देगा, आप देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएंगे तो क्या होगा, तो ये मुझे क्या बताता है, ये बबल्स क्या बताते हैं, ये बबल्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा देगा देगा, खुद जाएगा Zn2 प्लस में, ये डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा Zn2 प्लस में, जिंक डिजोल्व होगा, और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन H2 तो पहले स्टेबल था, नीचे जाएंगे, H प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बबल्स क्रिएट कर देगा। देखो लिखा मैंने हाइड्रोजन बबल। तो अगर हाइड्रोजन बबल बन रहे हैं, यानी सामने वाले मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इट्स पोटेंशियल मस्ट बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव, इसकी पोटेंशियल नेगेटिव ली जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट से निकल के आ जाएगा किसे नेगेटिव लेना है, किसे पॉजिटिव लेना है। तो डिफरेंट मेटल्स की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी डिफरेंट होती है, तो जो ई नोट वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। अब जैसे आप कॉपर वाली सेल में देख लीजिए, दोबारा लेता हूं, यहाँ पे आपने कॉपर लिया था, अगर आप सिल्वर ले लेते तो वोल्ट मीटर में प्लस में रीडिंग आती 0.80 आ जाता, तो आप टेबल में 0.80 ले लेते। इसलिए डिफरेंट मेटल्स के लिए वहां पे ई नोट वैल्यू गिवन है। एक बात और सुनो, बबल्स यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है कॉपर से, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे इतनी औकात हाइड्रोजन की H प्लस की नहीं है कि वो कॉपर को कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट कर सके। मतलब कॉपर यहाँ पे कॉपर 2 प्लस में जाएगा ही नहीं, कॉपर 2 प्लस में जाके 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, कॉपर 2 प्लस देने वाला नहीं है। कॉपर मेटल इतना रिएक्टिव H प्लस के मुकाबले रिएक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हो क्या रहा होगा, जो H2 है अंदर ट्यूब में, जो ये H2 है, ये H2 जा रही होगी 2H प्लस में, और ये रिलीज कर रही होगी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रही होगी। तो इलेक्ट्रॉन निकालती है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो बबल्स उठने का कोई चांस ही नहीं है। तो मैंने पहले बताया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और ले भी सकती है। तो उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा, कम रिएक्टिव होगा तो H2 से इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, जिंक इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl बट कॉपर इज नॉट। मैंने कहा जिंक तो सॉल्युबल है लेकिन कॉपर नहीं है, आप समझ गए होंगे, हर एक मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अलग अलग है। तो मैंने कहा जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl बट कॉपर डज नॉट। जिंक डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को HCl में से, लेकिन कॉपर नहीं। क्यों? देखो जिंक में आप मिलाओगे HCl तो क्या बन जाता है ZnCl2 और H2 गैस लिबरेट होगी, उड़ेगी। और जो यहाँ पे ये जो आपका जो यहाँ पे ZnCl2 बनता है, ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है, इसीलिए जिंक HCl में घुल जाता है। डाइल्यूट में क्या होगा, पानी भी होगा HCl भी होगा, तो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा ZnCl2, और ZnCl2 पानी में घुल जाता है, इसलिए जिंक घुल जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लो, जिंक ज्यादा रिएक्टिव था तो जिंक क्या होगा Zn2 प्लस में गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। H प्लस देगा, HCl H प्लस देगा, वो इलेक्ट्रॉन लेके H2 बन जाएगा, तो H प्लस था तो Cl नेगेटिव गया होगा, ये Zn2 प्लस जुड़ जाता है Cl के साथ तो बन जाता है ZnCl2। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस कॉपर विल नॉट आयनाइज, कॉपर आयनाइज होगा ही नहीं, यानी कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में नॉट पॉसिबल, ये होने वाला ही नहीं है, ये नहीं होने वाला। तो ना कॉपर 2 प्लस में जाएगा, ना इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा कैसे, तो CuCl2 बनेगा कैसे। इसलिए कॉपर ना तो CuCl2 बनाता है, क्योंकि कॉपर 2 प्लस में जाता ही नहीं है, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है H प्लस से, इसीलिए कॉपर CuCl2 पानी में डिजोल्व नहीं होगा, HCl में डिजोल्व नहीं होगा, इसलिए कॉपर HCl में डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन जिंक हो जाता है। तो आपने 10th में तो बच्चों की तरह से पढ़ा दिया गया था, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन H प्लस बट द कॉपर इज लेस, कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। थैंक यू वेरी मच। फिर भी कोई डाउट है यू कैन कॉल मी।